माननीय केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर निर्मल सिंह जी, डीडीसी के चेयरपर्सन कर्नल महान सिंह जी, वाइस चेयरपर्सन श्री रघुनंदन सिंह जी, प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइज़र प्रोफेसर अजय कुमार सूद, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी डॉक्टर राजेश गोखले, प्रिंसिपल सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जम्मू कश्मीर श्री आलोक कुमार जी, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी, जम्मू कश्मीर के सभी हमारे प्रशासनिक अधिकारी, भारत सरकार के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, जम्मू कश्मीर तथा देश के सभी शीर्षस्थ वैज्ञानिक, समारोह में उपस्थित विभिन्न सामाजिक और राजनीतिक संगठनों के प्रतिनिधि, चुने हुए सभी जनप्रतिनिधि और अभी ओमकार सिंह एक युवा को हम सब सुन रहे थे, देवियों, सज्जनों और मित्रों, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे कार्यक्रम में शरीक होना था लेकिन सुबह उरी मुझे जाना पड़ा और मौसम खराब होने के कारण मैं आपके बीच उपस्थित नहीं हो सका। वास्तव में इंडस्ट्रियल बायो पार्क का उद्घाटन जो आज हुआ है वो हम सबके लिए अपार हर्ष का विषय है। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन तथा जम्मू कश्मीर प्रशासन का साइंस एवं टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये मिलकर के पिछले 4 वर्षों से इस पर काम कर रहे थे। ये सच है कि कोरोना कालखंड की वजह से ये 84.66 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस परियोजना में थोड़ा वक्त ज़्यादा लगा है, लेकिन मुझे प्रसन्नता है कि उत्तर भारत का पहला इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क आज यहाँ के लोगों को समर्पित हुआ है। मुझे लगता है कि कृषि, हॉर्टिकल्चर के उद्यमियों, स्टार्टअप्स, एंटरप्रेन्योर्स, रिसर्चर्स, यूथ एंटरप्रेन्योर्स तथा वैज्ञानिकों के लिए भविष्य का एक अत्यंत मूल्यवान उपहार साबित होने वाला है। मैं इस उत्कृष्ट कार्य से जुड़े हुए सभी वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और उन प्रशासनिक अधिकारियों को जिन्होंने इसमें सहयोग किया है, हृदय से बधाई देना चाहता हूं। और अब हम सब को इंतज़ार है कि हंदवाड़ा में बन रहे दूसरे बायोटेक पार्क का भी जल्द से उद्घाटन हो और उसे भी राष्ट्र को समर्पित किया जा सके। एक अनुरोध मैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी से ज़रूर करूंगा कि ये कुल जो लागत है, इसमें यूटी शेयर हमने 24.66 करोड़ का 100% जमा करा दिया है। भारत सरकार ने 60 करोड़ में अभी 35 करोड़ दिया है, तो वो शेष धनराशि भी जल्दी अवमुक्त हो जाएगी। तो मुझे लगता है कि शीघ्रातिशीघ्र ये काम अपने अंजाम तक पहुंचेगा। प्रोफेशन से तो नहीं, लेकिन पढ़ाई लिखाई के नाते मैंने भी थोड़ी इंजीनियरिंग पढ़ी थी, और जब हम लोग विद्यार्थी थे तो उस दशक में बायोटेक के क्षेत्र में हो रही प्रगति को जरा गौर से देखने की कोशिश करते थे। बहुत से वैज्ञानिक भी अगर अतीत में झांकेंगे तो पाएंगे कि हम लोगों के छात्र जीवन में बायोटेक के 2 आविष्कारों की बड़ी चर्चा होती थी। पहला जीन क्लोनिंग और दूसरा इंसुलिन। इन दोनों आविष्कारों की बड़ी चर्चा उस ज़माने में होती थी। उस दौर में साइंटिस्ट और इंजीनियर्स बड़े कौतूहल से इंतज़ार करते थे कि अब आगे कौन सा आविष्कार होने वाला है। और मुझे लगता है कि पूरी मानवता इस बात की साक्षी है कि किस प्रकार 1985 में कैलिफोर्निया के एक छोटे से लैब में आविष्कार की गई PCR तकनीक ने इस सदी के सबसे भयंकर महामारी कोविड-19 से संपूर्ण मानव जाति की रक्षा करने में अपना योगदान दिया है। मित्रों,
मैं भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी और भारत सरकार में मंत्री जितेंद्र सिंह जी के प्रति हृदय से कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मैं मानता हूं कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश ने अपने खोए हुए प्राचीन साइंटिफिक टेम्पर को पुनः प्राप्त किया है। बायोटेक के प्राचीन स्वरूप का हमारे देश में एक बड़ा पुराना इतिहास रहा है। वर्तमान में अंतरिक्ष विज्ञान, न्यूक्लियर साइंस से लेकर इंजीनियरिंग के क्षेत्र में देश ने जो तरक्की की है और अनेक कार्यक्रम, डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो या अभी आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए जो ज़मीन तैयार की है, उसके लिए हमारे देश की आने वाली पीढ़ियाँ भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे देश के वैज्ञानिकों की सदैव ऋणी रहेंगी। इस सामूहिक प्रतिबद्धता की एक झलक हमने कोरोना महामारी के दौरान भी देखी, जब देश भर के वैज्ञानिकों ने टेस्ट किट से लेकर वैक्सीन तक और स्वास्थ्य संरचना के ढांचे को मजबूत करने के लिए बायोटेक से जुड़े हुए अनेक देश के युवा साइंटिस्ट तथा रिसर्चर्स में जो आत्मविश्वास की नई भावना दिखी, आज पूरे देश को इस पर गर्व है। वैक्सीनेशन के मामले में एक ऐसे जागृत भारत का उदय हुआ जो किसी भी स्वास्थ्य इमरजेंसी का सामना स्वावलंबन से अर्जित की गई अनुभव से करने को तैयार है। वैक्सीन के क्षेत्र में भारत बायोटेक, सीरम इंस्टीट्यूट आज सिर्फ हिंदुस्तान के घरों में नहीं जाने जाते, बल्कि उनकी पहुंच प्रधानमंत्री जी के वैक्सीन मैत्री के जरिए दुनिया के 100 देशों के नागरिकों तक पहुंच गई है। महामारी के खिलाफ लड़ाई में आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए बायोटेक से जुड़े सभी वैज्ञानिक निश्चित ही बधाई के पात्र हैं और मैं माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में कार्यरत डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और विभिन्न साइंटिफिक संस्थाओं के अपूर्व कार्यों की भी भूरि भूरि प्रशंसा करना चाहता हूँ। मित्रों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश में बायोटेक का कमर्शियल मार्केट भी पिछले कुछ वर्षों में जबरदस्त रूप से बढ़ा है। मुझे स्मरण है 1921 में बायोटेक का पहला रिसर्च विभाग बेंगलोर के भारतीय विज्ञान संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में खोला गया था। उस छोटी सी शुरुआत से 21वीं सदी के इस दशक में हमारे वैज्ञानिकों ने बड़ी लंबी छलांग लगाई है। आज बायोटेक के फील्ड में हिंदुस्तान विश्व के टॉप 12 डेस्टिनेशंस में शामिल है, अभी मेरे पूर्व एक वक्ता ने बताया। और अगर मैं आंकड़ों की बात करूं तो लगभग 5000 बायोटेक कंपनीज, 4240 स्टार्टअप्स आज यहां चल रहे हैं और उम्मीद हम करते हैं कि 2024 तक बायोटेक के क्षेत्र में स्टार्टअप्स की संख्या 10,000 को निश्चित रूप से पार कर जाएगी। मित्रों, मैं बायोटेक इंडस्ट्री के ग्लोबल कमर्शियल ग्रोथ का भी ग्राफ देख रहा था और मुझे हैरानी हो रही थी कि 2017 में बायोटेक इंडस्ट्री का कुल वैल्यूएशन मात्र 44 बिलियन अमेरिकन डॉलर था, लेकिन महज 5 वर्षों में ये दुगुना हो गया और 2025 तक ये उम्मीद की जा रही है कि 3 गुना होगा, माने 150 बिलियन डॉलर का बाजार बन जाएगा। ये इस बात को दर्शाता है कि आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी में परिवर्तन की गति और स्तर ये दोनों ही बहुत व्यापक हैं और हमारे विकासात्मक उद्देश्यों की प्राप्ति में निरंतर हो रहे इन्वेंशन के लिए आज मार्केट भी उपलब्ध है। मैं मानता हूं कि बायोटेक ने एक जो बड़ी सफलता अर्जित की है वो ये है कि शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में जो गैप व्याप्त है, आम आदमी तथा विज्ञान के बीच की जो खाई है उसको भरने में मदद की है। और एक जीता जागता उदाहरण हमारे डायरेक्टर डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी हैं, जिस प्रतिबद्धता के साथ चाहे जम्मू रीजन के किसानों के बीच जाना हो या कश्मीर रीजन के बीच जाना, डॉक्टर श्रीनिवास रेड्डी और उनकी टीम ने पिछले लगभग 2 वर्षों से, मैं उनकी प्रतिबद्धता को 1.5 वर्षों से देख रहा हूँ, बहुत ही सराहनीय काम डॉक्टर रेड्डी और उनकी टीम ने किया है।
एक वक्त था जब लोग कहते थे कि बायोटेक का मतलब सिर्फ एंजाइम का दोहन है, लेकिन द्रुत गति से हो रहे रिसर्च और इन्वेंशन ने तथा नॉलेज इकॉनमी ने जिस प्रकार हमारी बौद्धिक संपदा को महत्वपूर्ण आर्थिक हथियार बनाया है, उसके आधार पर मैं ये कह सकता हूँ आज कि बायोटेक के इनोवेशन, इंक्यूबेशन तथा इन्वेंशन का लाभ वैक्सीन के साथ हेल्थ केयर, मेडिकल डिवाइस, कृषि, हॉर्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर, बायोफ्यूल अनेक क्षेत्रों को मिलेगा। कृषि के क्षेत्र में न सिर्फ हमारे खेतों की उत्पादकता और लाभ में बढ़ोतरी हुई है, बल्कि आज किसान भाइयों को मनचाहे गुणों वाले बीजों को उपलब्ध कराया जा रहा है, जो बदलते जलवायु परिवर्तन से बिना प्रभावित हुए उत्पादन बढ़ाने में हमारी मदद कर रहे हैं। अभी 2 दिन पहले एक सेमिनार में एग्रीकल्चर 4.0 मुझे जाने का अवसर मिला था, और मैंने एक बात कही थी कि हरित क्रांति के बाद आज की सबसे बड़ी चिंता सिर्फ फूड सिक्योरिटी नहीं है, बल्कि तकनीक के माध्यम से एक ऐसा वैकल्पिक रास्ता निकालने की है जिससे खादों एवं रसायनों, केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स का न्यूनतम उपयोग करते हुए अस्थायी उत्पादन की व्यवस्था बनाई जा सके। और इसका समाधान सिर्फ बायोटेक साइंटिस्ट्स के पास ही है। जम्मू के कई क्षेत्र ऐसे हैं, अभी हमारे पूर्व के कई वक्ताओं ने जिक्र किया कंडी बेल्ट का, सूखा क्षेत्र में आते हैं वे। हमारे कृषि वैज्ञानिकों ने कई नए प्लांट्स के ऊपर प्रयोग किया है, लेकिन एक बड़ी समस्या नए प्लांट्स के क्वारंटीन की है। मैं उम्मीद करता हूं कि कठुआ में इस इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क के साइंटिस्ट हमारे एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के रिसर्चर्स के साथ मिलकर ऐसे प्लांट्स के टिश्यू कल्चर और उसके मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स पर भी आपस में सहयोग करेंगे। हमारा लक्ष्य है कि कृषि तथा संबंधित क्षेत्र को पूरी तरह से बायोटेक के साथ इंटीग्रेट किया जा सके, ताकि फसलों के पैदावार के पूरे समय चक्र टाइम फ्रेम को सुव्यवस्थित तथा किसान भाइयों के लिए फ़ायदेमंद बनाया जा सके। इसके अलावा ये इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क मेडिसिनल प्लांट्स, एरोमा प्रोडक्ट्स, थेरेप्टिक प्रोटीन, एंटीबॉडीज़, हार्मोन, एंटीबायोटिक्स, बायोजेनरिक्स जैसे अनेक क्षेत्रों को इंफ्रास्ट्रक्चर तथा इंक्यूबेशन की सुविधा भी मुहैया कराएगा। 2-3 अनुरोध मुझे अपने वैज्ञानिकों तथा युवा शोधार्थियों से करनी है। हालांकि बायोटेक के क्षेत्र में पिछले दशक में जो प्रगति हुई है उसकी रफ्तार 7 गुनी हुई है, लेकिन आज भी देश की समृद्ध जैव विविधता का पर्याप्त दोहन और उसके प्रोडक्ट्स का विस्तारीकरण अभी उतनी रफ्तार से नहीं हो पाया है। आप सब जानते हैं कि जम्मू कश्मीर ज्ञान, विज्ञान और प्राकृतिक संसाधनों की हजारों वर्षों की समृद्ध परंपरा का उत्तराधिकारी है, और इसलिए उम्मीद है कि देश का ये जो मुकुटमणि क्षेत्र है वो पूरे देश का पथ प्रदर्शन करेगा, और लखनऊ, हैदराबाद, चेन्नई, बेंगलोर, गुवाहाटी के बायोटेक पार्क की तरह रिसर्च के विभिन्न सेक्टर में निश्चित रूप से नया मुकाम हासिल करने के साथ साथ यहाँ के युवाओं को रोजगार का अवसर भी प्रदान करेगा। अंग्रेजों के समय का दस्तावेज कभी मैं देख रहा था, जिसमें उन्होंने जम्मू कश्मीर को मेडिसिनल तथा एरोमेटिक प्लांट्स के पावर हाउस के रूप में वर्णित किया है, और यहाँ की जैव विविधता का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कुछ एक जंगली प्लांट्स को छोड़ दिया जाए तो सभी जड़ी बूटी लोगों के इस्तेमाल में चली जाती है। अगर हम नाम लें हरड़, बहेड़ा, अर्जुन, अश्वगंधा, बनफसा, गिलोय, तुलसी, सैफरन, असलसूस, गुल, जुफा, कांसी का जिक्र करते हुए 125 साल पहले ये लिखा गया था कि जम्मू कश्मीर की परफेक्ट क्लाइमेटिक कंडीशन अनेकों हर्ब्स के लिए सबसे बेहतरीन है। आज भी अगर आप देखें
तो जम्मू तथा कश्मीर डिवीज़न को मिलाकर 3500 मेडिसिनल प्लांट की प्रजातियां आज यहाँ मौजूद हैं, जिसका दोहन अब अच्छे से किया जा सकता है। ये सच है कि एक लंबे अरसे तक इस क्षेत्र पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया था। अनेक कारण हैं, मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता हूँ। एक कारण इन इंडस्ट्री की कमी भी रही है, जिसकी वजह से आइडेंटिफिकेशन, रिसर्च और उत्पादन के बारे में शायद ज़्यादा विचार नहीं हो पाया था। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो नई इंडस्ट्रियल स्कीम शुरू की गई थी, आप सबके ध्यान में है कि पिछले 24 अप्रैल को माननीय प्रधानमंत्री जी ने 38,080 करोड़ रुपए के निवेश की ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी को पूरा किया था। इसमें से 338 इंडस्ट्रियल यूनिट के वे प्रस्ताव हैं जो किसी न किसी रूप में बायोटेक सेक्टर से जुड़े हुए हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि ऑर्गेनिक बेस्ड तथा फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज के स्थापित हो जाने से दशकों से उपेक्षित प्रचुर प्राकृतिक संपदा को उद्योग से जोड़ने में हम जरूर कामयाब होंगे। अभी CSIR के तत्वावधान में एरोमेटिक प्लांट्स के रिवाइवल पर भी काम हो रहा है। लेवेंडर की खेती तथा प्रोसेसिंग के द्वारा जम्मू कश्मीर में पर्पल रिवॉल्यूशन की शुरुआत हुई है। आज होलसेल मार्केट में 1 लीटर लेवेंडर ऑयल की कीमत मैं समझता हूं कि पर्याप्त है और इसकी वजह से ऑर्गेनिक कोल्ड क्रीम के नए प्रोडक्ट्स भी लोगों को उपलब्ध हो रहे हैं। CSIR के साथ मिलकर साइंस तथा टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट ने मेडिसिनल प्लांट्स के कल्टीवेशन के लिए हंडवारा में प्रोजेक्ट K5000 शुरू किया है, जिसे दूसरे फेज में अन्य जिलों तक भी पहुंचाने की योजना है। बकुची या चंद्रप्रभा के पौधे जिसके काले काले दाने होते हैं, वह भी जम्मू के कंडी क्षेत्र में बहुतायत मिलते हैं। सामान्य तौर पर इस जंगली जैसे दिखने वाले पौधे पर सामान्य रूप से ध्यान नहीं जाता, लेकिन आज कॉस्मेटिक इंडस्ट्री से जुड़े हुए बायोटेक साइंटिस्ट इसी पौधे की तलाश कर रहे हैं। इसमें कॉस्मेटिक में इस्तेमाल होने वाला तथा जानवरों से मिलने वाला स्कॉलैंड को रिप्लेस करने की पूरी क्षमता मौजूद है। मैं समझता हूं कि आज $500 बिलियन की ग्लोबल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री ज़्यादातर एनिमल सप्लाई पर ही निर्भर है और भविष्य में सस्टेनेबिलिटी के लिए ग्रीन कॉस्मेटिक की तरफ अग्रसर होगी। कठुआ के इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क के लिए ये मैं मानता हूं कि सबसे बेहतरीन मौका है कि सेक्टर में मौजूद संभावनाओं को तलाशें और उस पर काम करें। मैं उम्मीद करता हूं कि इस अवसर पर मौजूद सभी वैज्ञानिक इस दिशा में जरूर प्रयास करेंगे। यहाँ जिक्र करना जरूरी है कि CSIR जम्मू ने पिछले कुछ महीनों में एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन हासिल करते हुए सैफरन बेस्ड न्यूट्रास्यूटिकल प्रोडक्ट की खोज और उसके विकास पर काम शुरू किया है, जो बहुत ही प्रशंसनीय है। मुझे विश्वास है यह पार्क एशिया तथा पूरे देश में जम्मू कश्मीर की समृद्ध जैव विविधता का पर्याप्त दोहन तथा उसके प्रोडक्ट्स को मार्केट में स्थापित करने में भारत के सम्माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को सिद्ध करेगा तथा हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, प्रोसेस इंडस्ट्री, पर्यावरण तथा सर्विस सेक्टर में जटिल समस्याओं और भविष्य की चुनौतियों से भी कारगर ढंग से निपटेगा। मित्रों, आज हमारे सामने एक बड़ी समस्या प्रदूषण की भी है। आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण गहरे रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर हम साइंस के नज़रिए से देखें तो बायोटेक एकमात्र ऐसा विकल्प नज़र आता है जो न सिर्फ हमारे अस्तित्व के अनुकूल है बल्कि मौलिक अनुसंधान को भी बढ़ावा देता है। इस साल जनवरी में एक रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था कि विश्व में 20% जल प्रदूषण का कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उपयोग में लाए जाने वाले केमिकल कलर है। इसका भी समाधान मैं समझता हूँ बायोटेक साइंटिस्ट के पास ही है
आज लगभग 1.5 से 2 करोड़ लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं हमारे यहाँ, और बड़ी बड़ी कंपनीज नेचुरल कलर के लिए बायोटेक इंडस्ट्री की तरफ देख रही हैं। जम्मू कश्मीर में इसके लिए प्राकृतिक संसाधनों की बहुतायत है और मैं उम्मीद करता हूँ कि भविष्य में इस दिशा में भी प्रयास किए जाएंगे। इसी प्रकार बायोटेक पार्क वेस्ट से जुड़ी इंडस्ट्री की हैंड होल्डिंग तथा मेंटरिंग भी कर सकता है। आप सब जानते हैं कि आने वाले भविष्य में बायो माइनिंग यानी इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से प्रीसियस मेटल को अलग करने की इंडस्ट्री द्रुत गति से विकसित होने वाली है। इसलिए इस पार्क का सपोर्ट सेंटर इस उद्योग से जुड़े स्टार्टअप्स के बारे में जानकारी देने से लेकर उद्योग को स्थापित करने में छोटे उद्यमियों की मदद कर सकता है, और मैं समझता हूं कि पर्यावरण संरक्षण में भी इस पार्क का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान होगा। मित्रों, ज़्यादा वक्त न लेते हुए मैं एक आखिरी बात कहना चाहूँगा। पिछले कुछ वर्षों में जीव कोशिकाओं पर जो रिसर्च हुए, जो शोध हुए हैं, उससे जो पेटेंटेड ज्ञान अर्जित किया गया है, उससे मनुष्यों के साथ साथ पशुओं और पेड़ पौधों की बीमारियों का भी निदान, सही उपचार और रोकथाम की अत्याधुनिक विधियों को विकसित करने में सहायता मिल सकती है। इसी प्रकार बायोकेमिस्ट्री की मदद से हमने पेस्टिसाइड्स के खतरनाक प्रभावों को दरकिनार करते हुए किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाने वाले कीड़ों मकोड़ों की रोकथाम पर भी काफ़ी प्रगति की है। मेरी आप सबसे अपेक्षा है, अनुरोध है कि जम्मू कश्मीर के ऐसे क्षेत्र जहाँ वर्तमान में साल में सिर्फ एक फसल पैदा हो रही, वहाँ आपके योगदान की ज़रूरत होगी, क्योंकि आप लोग आने वाले दिनों में स्थानीय इंडस्ट्री के लिए युवाओं को स्किल ट्रेनिंग देकर एक बेहतरीन ह्यूमन कैपिटल भी तैयार कर सकेंगे। इसलिए स्थानीय कृषि वैज्ञानिकों के लिए समय निकालकर महीने 2 महीने में एक वर्कशॉप आयोजित किया जा सकता है, जो पेस्ट रेजिस्टेंस प्लांट्स के बारे में अवेयरनेस पैदा करे और बायो फर्टिलाइज़र के अभियान में भी मदद करे। मुझे पूरी उम्मीद है कि इंडस्ट्री के अलग अलग क्षेत्रों जैसे कॉस्मेटिक, बायोप्लास्टिक, बायोमटीरियल, फूड एडिटिव, वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री, ड्रग मैन्युफैक्चरिंग इत्यादि में नए वेंचर स्थापित करने में भी आपका सहयोग उद्यमियों को और ख़ासतौर से स्थानीय उद्यमियों को जरूर मिलेगा। मैं मानता हूं आज का ये कार्यक्रम कोई सामान्य इवेंट नहीं है। ये भविष्य की व्यवस्था का वर्तमान में हो रहा निर्माण है, और आज इस इंडस्ट्रियल बायोटेक पार्क के उद्घाटन से सिर्फ जम्मू कश्मीर ही नहीं बल्कि देश के लोगों की अपेक्षा जगी है, और ये अपेक्षा सिर्फ ज्ञान और विज्ञान के प्रोडक्ट्स की नहीं है, बल्कि ये अपेक्षा समतामूलक समाज और लोगों के जीवन स्तर में सुधार की है। इस अपेक्षा का भी संरक्षण अब आप ही सबके हाथों में है। मुझे पूरा भरोसा है कि साइंस के आप सभी बुद्धिजीवी अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को प्रभावित करने के साथ साथ सामान्य व्यक्ति के जीवन को भी सुखद बनाने में मदद करेंगे। मैं फिर से डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी का और भारत सरकार के सभी वैज्ञानिकों का, जो आज इस समारोह में आए हैं, जम्मू कश्मीर प्रशासन की ओर से हृदय से स्वागत करता हूं और अपनी बात को यहीं पूरी करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।